हमें बताया था कि कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, जैसे मल्टी प्रेशर का बताया था, ठीक है, वेपर रेफ्रिजरेशन एब्जॉर्प्शन का बताया था, और एक बताया था कंप्रेसर का भी व्हीकल आ सकता है, कंप्रेसर और वेपर साइकिल का। वेपर प्रेशर साइकिल तो हम कल कर चुके हैं आइडियली, ठीक है, जिसमें हीट एक्सचेंजर भी यूज़ किया था हमने और विदाउट हीट एक्सचेंजर भी यूज़ किया था। तो एग्जाम में रीड में ऐसा आ सकता है कि किसी एक को सर हीट एक्सचेंजर के साथ देते हैं सीओपी निकालने, और किसी एक को विदाउट हीट एक्सचेंजर देते हैं, ठीक है। वेपर एब्जॉर्प्शन का भी हम कर चुके हैं, और मल्टीप्लेक्स वाला भी हम कल न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर वाले न्यूमेरिकल किस तरह सोल्व करने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल का है, सॉरी कंप्रेसर से रिलेटेड है। क्या है, एन अमोनिया कंप्रेसर हैज अ 5% क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। आपका एक कंप्रेसर है जिसमें क्या रिफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, अमोनिया फ्लो हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। उसका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है क्या है, कितना परसेंट है, 5% गिवन है। एंड एट डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ 80 लीटर पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है 80 लीटर पर सेकेंड एम्स अगेंस्ट अ कंडेंसिंग टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो कितना गिवन है आपको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर टू डिफरेंट एवापोरेटिंग टेम्परेचर, आपके पास यहाँ पे दो एवापोरेटिंग टेम्परेचर है। फर्स्ट केस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड लेके सॉल्व करोगे, और सेकंड केस में आप +10 डिग्री लेके सॉल्व करोगे। कह रहा है कंप्यूट द फ्लो रिफ्रिजरेंट फ्लो रेट एज्यूमिंग दैट द क्लियरेंस वॉल्यूम टेम्परेचर अप्लाइज। आपने क्या फ्लोट करना है, मास फ्लो रेट फाइंड आउट करना है अमोनिया का, जो कि इस रेफ्रिजरेंट के अंदर फ्लो हो रहा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 था ये हमारा। हमने डायग्राम बनाई, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, अमोनिया कंप्रेसर था, तो हमने उसको अमोनिया कंप्रेसर लिख दिया। अच्छा, ये जो ईटा का सिंबल है क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम दिलाता है ये ईटा का सिंबल, ठीक है। 5% ये होता है इक्वल्स टू 0.05। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना किया था, 80 लीटर पर सेकंड, जिसको हमने मीटर क्यूब पर सेकंड कन्वर्ट कर दिया 80 × 3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फ्लो रेट ऑफ द अमोनिया एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड और एट +10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पीएच डायग्राम बना लेनी है, डोम बनाया हमने। और डिफरेंस साइकिल किस तरह बनती है भाई, आपके पास या आपके पास एवापोरेटर होता है, या आपके पास कंप्रेसर का वर्क होता है, या आपके पास कंडेंसर होता है, और या आपके पास एक्सपेंशन वॉल्स है, जो कंडेंसर का फ्लूइड आता है वो कहाँ आता है, वापस एवापोरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन बना ली है, ये पॉइंट आपका 1 है, 1 से 2, 3 और 4 एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, और फिर एक -10 डिग्री का भी बना लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करके निकालते हैं किसका, -10 डिग्री सेंटीग्रेड का। कल मैंने बताया था कि आपके पास कोई से भी चार्ट बना हुआ और उस पर ये पॉइंट्स आ जाए 1 2 3 4, तो आपने क्या करना, सबसे पहले इंथैल्पीज निकाल लेनी है। लेकिन कंप्रेसर के वर्क में हम इंथैल्पीज नहीं निकालते हैं, बल्कि क्या निकाल रहे होते हैं, ज़्यादातर वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे होते हैं कंप्रेसर के कैसे, हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपका जो V1 डैश होगा किसके बराबर होगा, Vg के बराबर होगा, ठीक है। अब हम जाएंगे अमोनिया टेबल में, ये आपके पास अमोनिया टेबल है, रिफ्रिजरेंट 717 अमोनिया, ठीक है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम आएंगे यहाँ पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और V बराबर है Vg के, जो कि ये रहा पेपर का 0.41830, सही है। ये वैल्यूज आ गई है, हमने यहाँ पे लिख दिया 0.41830। सिमिलरली आप निकाल लोगे इसकी एंट्रोपी भी निकाल लोगे। एंट्रोपी क्या होगी, एट पेपर स्टेट पे इसकी एंट्रोपी होगी, तो S1 = Hg के इक्वल होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड का, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम Hg ये निकालेंगे 5.7569, ठीक है। ये एंट्रोपी वाला चार्ट है, 5.7569 आ गया आपकी एंट्रोपी भी। तो ये आपके पास पॉइंट 1 की कंडीशन आ गई। अगर आप चाहो तो इंथैल्पीज निकाल के लिख दो, अगर ना चाहो तो नहीं निकालो। मैंने तुम्हें बताया कि कंप्रेसर वाला जो है इसमें हमें क्या की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही होती है, ठीक है। किस क्यों पड़ रही होती है, अभी हम आगे जो फार्मूला यूज करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादातर आ रहा होता है, सही है। पॉइंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब हम जाएंगे पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 आपका कहाँ है, सुपर सैचुरेटेड पर, ठीक है। तो आप इसके लिए सुपर सैचुरेटेड टेबल यूज करोगे या तो चार्ट यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो पॉइंट 2 पे आपके पास प्रेशर क्या है। पॉइंट 2 पे प्रेशर कहाँ होगा, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, जो कि P3 और P2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम वापस अमोनिया टेबल में आएंगे और 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाके प्रेशर देख लेंगे कितना है। ये रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या आ रहा है आपके पास, 1.555 मेगा पास्कल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, मेगा पास्कल में, ये रहा प्रेशर मेगा पास्कल में, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट 2 पे आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं,
प्रेशर आ गया जो कि क्या है 1.555 मेगा पास्कल, और एंट्रोपी आ गई जो कि क्या है 5.75 जो कि इक्वल होगी किस S1 के। क्यों? बिकॉज एच चार्टना के बाद जो यहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है वो किसके इक्वल होती है? एंट्रोपी के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम जाएंगे उस पर चार्ट पे, और चार्ट से हमें क्या निकालना है? मैंने तुम्हें बताया कि कंप्रेसर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे फ्रॉम चार्ट से जाके। तो अब आते हैं हम यहाँ पे अमोनिया का, ये रहा R77 का अमोनिया का चार्ट। हाँ 1.555, तो सब अपने पास ये चार्ट में यहाँ पे 1 है और ये रहा 2। बस तुम्हारी ऑडियो और वीडियो दोनों रुक गई है। यानी 1.6 कर लोगे। ठीक है, राउंड अप हो गया 1.6 मेगा पास। बस ये आवाज और वीडियो दोनों रुक गई है तुम्हारी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। ठीक है, आपको यार कुछ जो चीजें कंडीशन गिवन होनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें गिवन है? स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर नहीं। आ गई? अब स्क्रीन आ गई? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट 2 पे दो चीजें पॉइंट गिवन है। प्रेशर गिवन है जो कि 1.555 मेगा पास्कल है, और एस एंट्रोपी की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 5.7569, यानी 5.8 हो जाएगी है। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे चार्ट पे मोइस के, और इसके चार्ट का पहले सबसे पहले तो 1.56 मेगा पास्कल पे एक लाइन खींच लेंगे स्ट्रेट, या के बस 1 मेगा पास्कल और ये 2 मेगा पास्कल है, तो 1.56 कहाँ होगा? अप्रोच यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, या के 1.56 वाली लाइन आ रही है स्ट्रेट।
अच्छा, और एंट्रोपी क्या थी आपके पास? 5.7569 थी, तो इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 5.8 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखूंगा 5.6 ये रहा और 6.0 ये है, तो 5.8 का होगा, अराउंड इसके बिटवीन होगा। तो ये आपकी 5.8 वाला कर्व आ रहा है ये, और ये कोइंसाइड करेगा किससे? 1.5 वाले से। तो आपका पॉइंट कहाँ कोइंसाइड कर रहा है? 1.5 के अराउंड, इसके बिटवीन पे पॉइंट कर रहा है, यानी 8 वाला और 10 वाला। ये जो 8 और 10 की बने ना, ये क्या आपको डेंसिटी की बने, देखो रो इज टू 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1.5 आपका यहाँ पर आ रहा है, और 5.8 वाला आपका ये पर यहाँ इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये 8 और 10 के बिटवीन इधर कहीं लाया कर रहा होगा, 6 के बिलो या 8 के इधर कहीं, ठीक है। निकाल के बताओ किसके पास क्या वैल्यू आ रही है। मैंने जो निकाली थी चार्ट से, मेरे पास आ रही थी 8.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है, रो टू की। और इसके यूनिट क्या है? डेंसिटी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा 8.2 पे। तो V2 इज इक्वल टू, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 1 डिवाइड बाई 8.9, तो आंसर है 0.11236 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। तो बस हमारे को कंप्रेसर में क्या, आपको क्या निकालना है? खाली पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। नाउ अब हम फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 प्लस ईटा माइनस ईटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? V1 अपॉन V2 से, ठीक है। V1 ऊपर होगा और V2 नीचे होगा। फार्मूला यहाँ पे देख लो, इसको दोबारा ये अपने पास लिख लो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला आपके पास क्या? 1 प्लस ईटा माइनस ईटा इंटू V1 अपॉन V2। तो आपके पास मन आ गया, ईटा की क्या वैल्यू गिवन थी? 5% था, तो 0.05, यहाँ पे मैंने 0.05 लिखा। और V1 और V2 जो मैंने निकाला था ऊपर, V1 मैंने टेबल से निकाला था, और V2 मैंने चार्ट से जो वैल्यूज निकाली थी, मैंने इन दोनों को वैल्यूज पुट कराया, और मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई क्लियरेंस की 86.4%। पर सेकेंड। जो आपका अमोनिया फ्लोर था, ठीक है, वो V1 मल्टीप्लाई हुआ है वॉल्यूम एफिशिएंसी, क्लियरेंस एफिशिएंसी, ठीक है। TD बराबर है V1 डैश के। अब मैं क्या करूँगा? सारी वैल्यूज को मैं इंटरप्रेट करा दूंगा। 80% है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, ठीक है। तो 10 डिग्री से कर लोगे। यहाँ पर आया, मैं अमोनिया टेबल पाया और प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फंसी, तुम्हारी स्क्रीन फिर से रुक गई है और आवाज ही बहुत खराब आ रही है।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है आवाज। अच्छा, ये आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? पहले वाला जिसमें मास फ्लो रेट निकालना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड और -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने वही काम किया है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वही काम किया और 10 डिग्री सेंटीग्रेड वही काम किया है। आपने खाली बस वैल्यूज निकाली है। V1 आपका आएगा टेबल से, V2 आपका आएगा रो 2 यानी चार्ट से, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूले से वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, ठीक है। यार फसी बात बताइए, इसमें जो V2 निकाला है वो तुमने प्रेशर पे क्यों निकाला है? वहाँ पे टेम्परेचर भी तो दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। नहीं देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम डायग्राम को देखो। ये आपके पास जो है वो प्रेशर एंथैल्पी चार्ट है। तो जो 0.2 का टेम्परेचर होगा और जो 0.3 का टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, ठीक है। 0.2 का टेम्परेचर क्या होगा? जो कि कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर होगा। और 0.3 का टेम्परेचर क्या होगा? जो कि कंडेंसर का आउटलेट टेम्परेचर होगा। ये TS डायग्राम नहीं है कि टेम्परेचर प्रोफाइल पे आपको पता चल जाए, ये प्रेशर प्रोफाइल ग्राफ है। तो ये जो आपकी लाइन शो करी वो प्रेशर शो कर रहा है, यानी P2 बराबर होगा P3 के, सही है। तो ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मतलब 0.2 पे है, ये 0.3 पे नहीं है। नहीं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसर का टेम्परेचर है, 0.2 0.3 अलग है। कंडेंसर से पहले वाला 0.2 है, कंडेंसर के बाद वाला 0.3 है। तो लेकिन तुमने जो प्रेशर चेक किया है वो तो इस पे किया है ना 40 डिग्री पे। हाँ, तो 40 डिग्री आपका क्या है? कंडेंसर के लेना, जो कंडेंसर के अंदर जो आपका वाटर वेपर आ रहा है वो तो सेम प्रेशर से आ रहा होगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये पीएच डायग्राम यही शो कर रहा है कि आपका प्रेशर जो है वो उस टाइम से कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था। ये वाला भी हमने कर लिया, 80 लीटर पर सेकेंड वाला। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ ये रहा, सैचुरेटेड अमोनिया। सैचुरेटेड अमोनिया वेपर, फैसल आवाज से लोग आ रहा है। सैचुरेटेड अमोनिया वेपर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंटर्स अ कंप्रेसर। आपको पता है कि ये वाला पार्ट कौन सा होता है? कंप्रेसर का होता है, ठीक है। तो अमोनिया का आपको यहाँ से इनलेट हो रहा है, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड एवापोरेटर। एवापोरेटर का टेंपरेचर गिवन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 1 मेगापास्कल एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कंप्रेस कर दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक? 1 मेगापास्कल और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक, ठीक है। द कंप्रेसर हैज 16 सिलेंडर। तो यहाँ पर आपको कितने सिलेंडर गिवन है? कंप्रेसर के अंदर 16 सिलेंडर लगे हुए हैं। ईच हैविंग अ बोर ऑफ 100 mm, यानी आपको बोर, सिलेंडर का बोर यानी डाया गिवन है 100 mm और स्ट्रोक यानी लेंथ गिवन है 80 मिलीमीटर। कह रहा था कंप्रेसर रन एट 1800 RPM, और जो कंप्रेसर जो रन कर रहा है आपको कितने में रन कर रहा है? 1800 RPM पे। और उसका जो क्लियरेंस रेशियो है वो कितना गिवन है आपको? 5%, ठीक है। कह रहा है ये सब पे वर्क कर रहा है। अगर आपके पास जो लीकेज हो रही है अमोनिया की कंप्रेसर के थ्रू, वो कितना हो रही है? 10% हो रही है। तो बताएं क्या मास फ्लो रेट कितना होगा थ्रू द कंप्रेसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अब हम डायग्राम इसको बनाते हैं। ठीक है, आपके पास पीएच डायग्राम है। यहाँ पे आपको बता दिया था कि अमोनिया इनलेट हो रहा है कंप्रेसर में -20 डिग्री सेंटीग्रेड से, और इसको रिड्यूस करा रहा है। कंप्रेसर वर्क कर रहा है कितना? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 मेगापास्कल तक, ठीक है। और अमोनिया वेपर साइकिल है। नंबर ऑफ सिलेंडर कितने थे आपके पास? 16। डायमीटर कितना था? 100 mm। लेंथ कितना था, यानी स्ट्रोक कितना था? 80 mm का। और आपका क्या नाम है, वो जो था आपका कंप्रेसर वो कितने आरपीएम से वो मूव कर रहा था? 1800 आरपीएम से। क्लियरेंस रेशियो आपको 5% की होती है, जो कि 0.053। नाउ आपको 10% क्या गिवन था क्वेश्चन में? इफ द लीकेज लॉसेस रिड्यूसेस द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बाय 10%। आपकी क्या बता रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को 10% रिड्यूस कर रहा है कौन? लीकेज।
ठीक है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि आपकी जो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो क्या होगी, 100 माइनस 10 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी यहाँ पर कंप्रेसर की क्या होगी, 100 माइनस 10% क्या लॉस जो इतना हो रहा है, तो आपकी 90% ऑफ वॉल्यूमेट्रिक क्लियरेंस एफिशिएंसी होगी, यानी 0.9 टाइम्स ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मास फ्लो रेट फाइंड करना है। कंप्रेसर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट पे आपने क्या निकाल ले रहे हैं, इंथैल्पीज ऑफ वॉल्यूम वो निकाल ले रहा है वॉल्यूम 0.1 0.2। ठीक है, तो हम आते हैं 8.1 8 माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास अमोनिया का टेबल है, हम जाएंगे यहाँ पे अमोनिया के टेबल पे और माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसको निकाल लेंगे। ये आपके पास माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Vg जो है आपके पास क्या आएगा, 0.62373 और Hg आपके पास क्या आ रहा है, 1437.68 और Sg कितना आ रहा है, 5.9041। सही है, तो मैंने तीनों वैल्यूज को यहाँ पे लिख दिया है। V1 बराबर है Vg के जो क्या आ रहा है 0.62373 मीटर क्यूब पर किलोग्राम, H1 बराबर है Hg के जो कि 147.68 किलो जूल पर किलोग्राम आ रहा है, और S1 बराबर है S2 के जो कि बराबर होगा Sg के। ठीक है, नाउ 8.2 अमोनिया का सुपर सैचुरेटेड टेबल नहीं है, इस वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ट यूज कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हारे पास दिखाऊं टेबल, या के पास अमोनिया का है, सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर है, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है आपके पास, वाटर वाला टेबल आ जा रहा है, और इससे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे अमोनिया का यहाँ पे चार्ट गिवन है, बल्कि ये रहना गिवन तो है नहीं, ये R22 है ये। ठीक है, ये अमोनिया का नहीं, R22 का सुपर सैचुरेटेड है। तो अमोनिया का आपके पास सिर्फ ये है सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर और उसका चार्ट। तो सुपर सैचुरेटेड के लिए आपको यहाँ ये यूज़ करना पड़ेगा चार्ट, आप वहाँ पे नहीं जा सकते चार्ट। ठीक है, नाउ 8.2 पे आपको क्या की मैंने प्रेशर बता देते कितना था, 1 मेगापास्कल। ठीक है, और आपने S2 निकाल लिया था 8.1 जो कि आपका S1 के इक्वल है। तो 0.2 पे दो चीज़ आ गई आपके पास, 1 मेगापास्कल और ये। अब आप जाओगे चार्ट में, वहाँ से आपके वैल्यूज निकालोगे ρ2 और S2। तो यहाँ पे आपके पास आता है अमोनिया चार्ट। ठीक है, इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करा देता हूँ। अच्छा, ये रहा आपके पास 1 मेगापास्कल की लाइन। ठीक है, विजिबल हो रही है, 1 मेगापास्कल की लाइन आ रही है। ठीक है, और S2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5.91। ठीक है, तो 5.91 आपके पास क्या है, ये 5.60 और ये 6.00। तो 6.00 से थोड़ी सी पहले होगी 5.9, तो यहाँ पे आएगी 5.9। आपको ये आते जाएगा, और ये कॉन्साइड जहाँ करेगा 1 मेगापास्कल से, वो यहाँ कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये देखो ये यहाँ कॉन्साइड कर रहा है, तो ये कहाँ है आपका 6 और 8 के बिटवीन आ रहा है। सही है, 6 और 8 के बिटवीन। तो आप यहाँ से वैल्यूज निकालोगे उसकी, 6 और 8 के बिटवीन आ रहा है, तो आपके पास ρ2 की वैल्यू क्या आ गई, 7 किलोग्राम पर सेकेंड। सिमिलरली S2 निकाल लोगे, S2 के लिए क्या करोगे, जहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट कॉन्साइड होगा यहाँ पे, उसी से वर्टिकल नीचे ड्रॉ कर लोगे। आपके पास जहाँ पे ये आपके मिलेगी, वो आपके पास क्या होगी, एंथैल्पी आ जाएगी 1400 1600 के बिटवीन आती है। तो मैंने ले ली थी 1500। सही है, नाउ वही काम करोगे, क्या करोगे, ρ2 को रिवर्स कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, V2 बराबर है 1/√2 के। तो V2 की वैल्यू आ गई आपके पास, V1 V2 आ गया। नाउ आप क्या करोगे, सिंपल वही क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फार्मूला यूज करोगे, जो कि बराबर होता है 1 प्लस ईटा माइनस ईटा इंटू V1/V2। वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कराई, आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई वो 93.2%। ठीक है, अच्छा आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि 10% का लॉस हो रहा है, तो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या थी आपकी, 90% ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हमने क्या किया, जो आपका एफिशिएंसी आई है इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 0.9 से, तो आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गया, जो कि बराबर है किसके, 74.85% यानी 74.9%। ठीक है, नाउ आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन बोला था मास फ्लो रेट निकालने बोला था। तो आपके पास ये एक और फार्मूला आ रहा है एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द अमोनिया, जो कि इनिशियल क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ आरपीएम। ठीक है, और πd²/4 इंटू L। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला आया है आपके पास कंप्रेसर की स्लाइड से, जो कि है 45 है।
फिर आपके पास ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर का हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास ये वाले जो फार्मूले हैं ना, ये रहा वॉल्यूमेट्रिक वेलोसिटी 1 प्लस ईटा माइनस ईटा अपॉन वीडी अपॉन वीसी, जो हम उसको V1 अपॉन V2 बोल रहे हैं। और एक फार्मूला है स्वेप्ट वॉल्यूम का, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन पाई डी स्क्वायर 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूलाज आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने पास सारी वैल्यूज हैं। एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक वेलोसिटी आपके पास जो आपने निकाली पर 0.7485 आपने पुट कराई। मास फ्लो रेट वॉल्यूमेट्रिक आपके पास क्या था, 0.1 पे V1 इज इक्वल्स टू जो आपने निकाला था, ये निकाला था 0.62373 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो यहाँ पे आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कराया। और नंबर ऑफ सिलेंडर कितने थे आपके क्वेश्चन में, 16 थे। एन कितना था, आरपीएम 1800 था, इसको डिवाइड करें 60 से तो किस में आ गई है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ गया। ठीक है, पाई ये रहा, 4 यहाँ पे डिवाइड होता है, मैंने उसके ऊपर भेज दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। डायमीटर कितना था 100 मिलीमीटर, तो 100 एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। और स्ट्रोक कितना था 80 मिलीमीटर, तो 80 एक्स माइनस थ्री आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा मास फ्लो रेट कितना है 0.362 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के दो न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल में क्या था, सिंपल वही वाला काम था और हम कहाँ तक महदूद थे, आपके पास ये वाला फार्मूला यूज, मास फ्लो रेट के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। ये क्लियरेंस वॉल्यूम तो निकाला था उसमें भी, लेकिन मास फ्लो रेट के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज किया था। क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे V1 गिवन था क्वेश्चन में। V1 क्या था, 80 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो आपको बता रहा था वहाँ पे, ये रहा 80 लीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन नहीं है, बल्कि उसके लिए अलग से चीजें बता दी। वो क्या बता दिए, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम की जगह ये बता दिया, डायमीटर बता दिया, लेंथ बता दिया और आरपीएम और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने क्या किया, उस वॉल्यूमेट्रिक वाले फार्मूले को किस में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फार्मूले में अंदर कन्वर्ट करा दिया। फिर हमने मास फ्लो रेट निकाल लिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए कंप्रेसर के। हाँ सही है, समझ आ। ठीक है, नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कंप्रेसर का ही है। द कैटलॉग फॉर अ रेफ्रिजरेंट 22। अब यहाँ पे आप कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, 22 R22 यूज हो रहा है। ठीक है, 4 सिलेंडर, ठीक है, hermetic compressor operated 29 revolution per second, condensing temperature of 40 degree centigrade and evaporating temperature of -4 degree centigrade. ठीक है, shows refrigerant capacity of 115 kilowatt. At this operating point, the motor whose efficiency is 90% draws 34.5 kilowatt. The bore of the cylinder is 87 millimeter and the piston stroke is 70 mm. The performance data are based on 8 degree centigrade of subcooling. अब यहाँ पे subcooling भी हो रही है evaporator में। ठीक है, ऑफ द लिक्विड लिविंग द कंडेंसर। कंडेंसर के बाद जब लिक्विड एवापोरेटर के अंदर आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो रही है, सब कूलिंग हो रही है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये क्वेश्चन में बता दिया आपको, लिविंग द कंडेंसर। कंप्यूट द एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और द कंप्रेशन एफिशिएंसी। आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और कंप्रेशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद फिगर बना दी। सबसे पहले तो पीएच डायग्राम, एवापोरेटर -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, ये कंप्रेसर आ गया, ये कंडेंसर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेटा क्या क्या गिवन था आपको, R22 यूज कर रहे हैं हम, 4 सिलेंडर है, 29 रेवोल्यूशन पर सेकंड है और मोटर की वजह से आपको 0.9 गिवन है, यानी 90% गिवन थी क्वेश्चन। मोटर एफिशिएंसी इज 90% और उसका पावर कितना था 34.5 किलोवाट। सही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोटर का पावर कितना था 34.5 किलोवाट और उसकी एफिशिएंसी 0.9 यानी 90%। डायमीटर और लेंथ स्ट्रोक आपको गिवन था 87 mm और 70 mm। आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सबसे पहले आपके पास क्या है, 0.1 0.2 है। ठीक है, आपने क्या करना है, एंथैल्पीज और वॉल्यूम निकालनी है। 8 -4 डिग्री सेंटीग्रेड आप जाओगे R22 पे और H1 बराबर होगा Hg के, S1 बराबर होगा Sg के और V1 बराबर होगा Vg के। तो हम चलते हैं R22 पे। ठीक है, R22 पर आए हम और टेम्परेचर क्या लगा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -4 ये रहा आपके पास, -4 ये रहा, यहाँ से आप आए, ये रहा आपका Vg क्या आ रहा है 0.05352 और Hg क्या आ रहा है 403.55 और Sg क्या आ रहा है 1.7566। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया H1 बराबर है Hg के, S1 बराबर है Sg के, V1 बराबर है Vg के।
ठीक है, और S1 जो है वो आपका किसके बराबर होगा, S2 के इक्वल होगा। तो पॉइंट 2 पे आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए, तब आप चार्ट से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो पॉइंट 2 पे आप प्रेशर किस तरह निकालोगे, वही 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके निकाल लोगे चार्ट से। टेबल पे आए हम, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये रहा, इससे प्रेशर कितना है 1.53360, यानी अराउंड 1.54 मेगापास्कल। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे आपके पास ये रहा प्रेशर है 1.54 मेगापास्कल, और जो आपके पास S1 थी वही आपके पास क्या है, S2 की वैल्यू होगी 1.7565। आप चार्ट में जाओगे और S2 की वैल्यू निकालोगे, क्या आ जाती है, अराउंड 434 किलोजूल पर किलोग्राम आ रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब पॉइंट 3 पे आपके पास कंडीशन बता देती कि क्या था, पॉइंट 3 में क्या हो रहा था, द परफॉर्मेंस डेटा आर बेस्ड ऑन 8 डिग्री सब कूलिंग ऑफ द लिक्विड लिविंग द कंडेंसर। जब लिक्विड आपका कंडेंसर से लीव कर रहा है तो वहां पे सब कूलिंग हो रही है 8 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो आप जो H3 निकालोगे वो किस टेम्परेचर में निकालोगे, 40 डिग्री माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पॉइंट 3 पे आपके पास 40 डिग्री माइनस 8 डिग्री विच इज इक्वल टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया था क्वेश्चन में 8 डिग्री आपके पास क्या हो रही है, सब कूलिंग हो रही है। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप जाओगे टेबल में, मेरा 31 32, और यहाँ से आपके पास H3 वैल्यू आएगी, HF की मिलाएगी, जो कि क्या आ रही है 239.19। सही है, 239.19। ये बात सुनो, ये अपना सब कूलिंग में ये मतलब बाहर नहीं चला जाएगा लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है, डायग्राम की बात कर रहे हो ये? हाँ डायग्राम, सॉरी डायग्राम, क्योंकि तुमने सैचुरेटेड लिक्विड पे लिया हुआ ना पॉइंट 3 को। हाँ सही है, तो इसको थोड़ा बाहर चलेगा, तुम बाहर करके बना दो। लेकिन फिर इसमें वो भी चेंज हो जाएगा ना, CP डेल्टा T हो जाएगा फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे? ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सर ने इस तरह नहीं करवाया हुआ, सर ने भी डायरेक्ट इस तरह उसको करके करा हुआ है। सही है, असल में वो वेपर कंप्रेशन में इसी तरह किया हुआ है तुमने, वेपर कंप्रेशन में इस तरह किया हुआ है हमने। हाँ, तो आपके पास जो H3 आ गई सब कूलिंग के बाद, वही आपके पास किसकी इक्वल होगी, H4 की इक्वल होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये pH चार्ट है, तो H3 जब क्या आ रही है वही है H4 की इक्वल। अब आपको क्या निकालना था, एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर निकालने, जो कि इसका फॉर्मूला क्या था, मास फ्लो रेट इनटू V1/N कैपिटल N पाई D स्क्वायर L/4। ठीक है, आपने क्या करोगे, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे मास फ्लो रेट गिवन नहीं है, तो आप मास फ्लो रेट निकालोगे। मास फ्लो रेट किससे निकालोगे, जो कि मोटर वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके आपको बता देंगे 34.5 किलोवाट की है। सो वर्क ऑफ मोटर इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1। ठीक है, कंप्रेसर को चलाने में जो मोटर पंप कर रहा है वो आपके पास बता रहा है, उसको आप कितनी पावर दे रहे हो, इनपुट 34.5 किलोवाट दे रहे हो। आपने H2 H1 निकाल चुके हो, आप क्या करोगे, मास फ्लो रेट आ रही है क्या है 0.7 किलोग्राम पर सेकंड। नाउ इसको पुट करा दोगे अपने पास वही वाले फार्मूले में, क्या क्या बताइए, मास फ्लो रेट, क्या क्या बताइए V1, या क्या बताइए नंबर ऑफ सिलेंडर जो कि था 4, 39 क्या था, कैपिटल एन RPM 29 रेवोल्यूशन पर सेकंड, पाई बाय 4 था, ऊपर चला गया मल्टीप्लाई, ये D स्क्वायर आ गया, D डायमीटर क्या था 87 मिलीमीटर, और L क्या था लेंथ 70 मिलीमीटर। यहाँ से बाद वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ गई, जो कि क्या आ रही है 77.62%। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे क्लियरेंस कंप्रेशन एफिशिएंसी। ठीक है, और कंप्रेशन एफिशिएंसी क्या होती है, आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क कौन कर रहा है, जो वो मोटर कर रहा है आपका, और आइसेंट्रोपिक वर्क कौन कर रहा है, कंप्रेसर कर रहा है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट इनटू H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ मोटर इनटू वर्क टन ऑफ मोटर, यानी पावर ऑफ द मोटर। तो मास फ्लो रेट आप निकाल चुके हो, जो कि क्या था 0.7, H2 माइनस H1 बराबर है 434 माइनस 403.5। मोटर की एफिशिएंसी आपको गिवन थी क्वेश्चन में 0.9, और वर्क ऑफ मोटर क्या गिवन था आपके पास 34.5। हमने इसको सॉल्व किया, और आपके पास जो एफिशिएंसी की आपके पास क्या गई 68.76%। ये 3 न्यूमेरिकल थे जो कि सर ने करवाए हुए थे उसके कंप्रेसर के। यहाँ तक समझ में आई है तीनों न्यूमेरिकल कंप्रेसर के? अगर कल एग्जाम में आता है, मिड में आता है, तो हो जाएंगे ना। ठीक है भाइयों, चलो ठीक है, सही है। ये ये 3 न्यूमेरिकल है कंप्रेसर के। बाकी कल हमने मल्टी प्रेशर भी कर लिया था, और वेपर कंप्रेशन साइकिल भी कर ली थी, और हीट एक्सचेंजर वाला भी कर लिया था, और वेपर एब्जॉर्प्शन भी कर लिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 था, वो सबके सेक्शन में सेम कराया हुआ था।
और वो सेलेस्टियल का क्वेश्चन 25 है, तो वो लाजमी कर लेना 25 वाला। अच्छा अब कल क्या करोगे? अबे अब पहले आज शुरू हो गया, अब कल देखेंगे कल क्या कराते हैं। RAC तो मैंने करा दी तुम लोग को, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। अच्छा एक चीज़ देख लो यहाँ पे, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम लोग को, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो। सर इम्पोर्टेंट मार्क करवा दें। मैं इंसान बन जाऊँ। RAC कंप्लीट क्लास। अच्छा जी, अच्छा अगर जैसे क्वेश्चन में बोला वो ना आपको कि सब कूलिंग भी हो रही है और फ्लैश गैस रिमूवल हो रही है, तो फ्लैश गैस दोबारा बता बोलो, दो, फ्लैश आवाज गैस क्या कटी होती है आपके तुम्हारी। पास? मैं बता रहा हूँ, चलो आइए। हेलो, नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बोलो, अब आ रही। आ रही ना? मैं कह रहा हूँ देखो, जो आपके पास फ्लैश गैस है ना, न्यूमेरिकल आता है कोई सा, क्या फ्लैश गैस का होता है केवल। तो फ्लैश गैस क्या होती है? वेपर फॉर्म ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज नोन एज फ्लैश गैस। मींस जब आपके पास कंडेंसर लीक होता है, लीक कंडेंसर का आउटलेट होता है जहाँ पे आपके पास 0.3 होता है, वहां से वो वहाँ थ्रॉटलिंग के थ्रू कहाँ आ रहा होता है? एवापोरेटर के इनलेट पे। तो जब थ्रॉटलिंग हो रही होती है तो वहाँ पे क्या बन जाता है? आपके पास फ्लैश गैस बन जाती है, यानी वेपर बन जाता है। तो हम क्या करते हैं? इस वेपर को रिमूव कराते हैं। सो क्या कह रहे हैं? द फ्लैश गैस हैज टू बी कंप्रेस्ड टू कंडेंसर प्रेशर बट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द रिफ्रेजिंग इफेक्ट। सो COP ऑफ द सिस्टम विल इंप्रूव इफ द फ्लैश गैस इज रिमूव। तो हमें क्या करना है? इस फ्लैश गैस को रिमूव करना होता है। ठीक है, जब हम फ्लैश गैस को रिमूव करेंगे तो हम उसके लिए उसकी डायग्राम किस तरह बनाते हैं? वो इस तरह बनाते हैं उसकी डायग्राम, ये रही। आपके पास 0.1 से 0.3 पर आ गया, ठीक है, ये आपके पास कंडेंसर का आउटलेट था, वहां से आप नीचे लेकर आए। अब आप यहाँ पे क्या करा रहे हो? इस टेम्परेचर या इस प्रेशर पे आप क्या करा रहे हो? फ्लैश गैस को रिमूव करा रहे हो। जब फ्लैश गैस रिमूव होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? खाली लिक्विड बच जाएगा, जो सैचुरेटेड लिक्विड को यहाँ तक आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आके बताया गया है ये रहा, separate from the liquid under action of gravity 0.6 and 0.4 in the flash tank. Saturated liquid at 0.4 is fed to the evaporator. सही है, ये वाली बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? इसको इस तरह भी समझ लो यहाँ पर। लेकिन अगर इंटरकूलिंग हो रही है तब ये नहीं करेंगे ना? ये देखो, यहाँ पे आपके पास इंटरकूलिंग होगी तो सीधा सीधा लिया होगा, इंटरकूलिंग में सीधा सीधा नीचे गिरा दोगे। लेकिन जब बोलेगा ना क्या नाम है, फ्लैश गैस रिमूव करना है, तो देखो अगर जो कंडेंसर का आउटलेट से आपके पास यहाँ पर आके गिरेगा, अब इस वाले प्रेशर वाले लाइन पे आपके पास क्या हो रही है? फ्लैश गैस रिमूव हो रही है। तो जब फ्लैश गैस रिमूव होगी तो यहाँ से वेपर हटेगा, वेपर हटेगा तो 6 से 7 आपके पास पॉइंट कहाँ चला जाएगा? सैचुरेटेड लिक्विड पे चला जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड पे चला जाएगा। इस मतलब आपके पास अब यहाँ से जो इनलेट आएगा वो क्या आएगा? वेपर का, सॉरी एवापोरेटर का जो इनलेट आपको आएगा प्योर सैचुरेटेड लिक्विड आएगा। आपने यहाँ से फ्लैश गैस को रिमूव कर दिया है। सही। अपना फसी, ठीक है यार, फसी फसी आवाज आ रही है यार? ये एक वो होता है फ्लैश गैस रिमूवल विदाउट हाँ बोलो, आवाज आ रही है। उसका क्या सीन है? ये वही वाली चीज तो बताई थी मैंने, फ्लैश गैस रिमूवल हो रही है तो उसके आपका यही वाली सीन है, मतलब इसका यही तो है। फ्लैश गैस का मैंने बताया तो है, जब आपके पास, मैं कह रहा हूँ कि फ्लैश गैस रिमूव हो रही है, होती है विद इंटरकूलिंग और एक होती है विदाउट इंटरकूलिंग। दोनों में मतलब ग्राफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना दोनों में? नहीं देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ दोबारा से। देखो अगर फ्लैश गैस रिमूव हो रही है तो इसका आपका जो वो बनेगा ना, वो ये जो चार्ट ग्राफ जिसको आप बोल रहे हो पीएच चार्ट, उसमें आप फ्लैश गैस को रिमूव होते हुए यहाँ से दिखाओगे। अगर कहता है इंटरकूलिंग हो रही है तो आप ये वाला पॉइंट नहीं दिखाओगे, बल्कि 5 to 6 और 6 to 8 7 यहाँ पर आ जाएगा, सीधा सीधा बनेगा 5 6 7 5 6 7 इंटरकूलिंग के केस में। लेकिन फ्लैश गैस जब रिमूव होगी तो आप क्या करोगे? 6 को लेके जाओगे सैचुरेटेड लिक्विड वाली लाइन के ऊपर, वहां जाके फ्लैश गैस को रिमूव कराओगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना सही है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अब हम RSC तो हो गई है कंप्लीट, सबने कर ली होगी क्योंकि न्यूमेरिकल तो करा दिए सारे। बाकी जो सजेस्टेड है वो मैंने तुम्हें PDF तो PDF मैंने अनाउंसमेंट अपलोड करी हुई है, या आपको सारी PDF मिलेगी तो तुम लोग देख लेना वहाँ पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। फंसी उसकी हाँ, बोल। एकला की तुमने अपलोड कर दी है, एकला की PDF? हाँ, एकला की मैंने सारे कंप्लीट PDF अपलोड करी, जिसमें 80 पेजेस वाली है, वो 80 पेजेस की है, जिसमें CL1 CL2 CL3 के सारे क्वेश्चन हैं, चलो जो ठीक है तमाम सेक्शन के सेम क्वेश्चन है। अच्छा चलो ठीक है सही।